जय श्री राम। तो बच्चों, आज हम लोग 12वीं फिजिक्स अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं। और 4 में हमने क्या पढ़ा था? एम्पियर का परिपथीय नियम और उससे संबंधित एम्पियर के परिपथीय नियम का एक अनुप्रयोग पढ़ा था। आज हम एम्पियर के परिपथीय नियम का दूसरा अनुप्रयोग करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि एम्पियर के परिपथीय नियम से लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, एम्पियर के परिपथीय नियम का एक दूसरा प्रयोग है, अनुप्रयोग है। पहला हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 4 में। ये दूसरा अनुप्रयोग है, लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात करने वाले हैं एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से। तो अब पहली बात यह आती है, परिनालिका क्या चीज है? परिनालिका को बच्चों सोलेनॉइड भी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहीं प्रयोग होता है। सेलोनॉइड ही लिखा होता है किस किताबों में, और सोलेनॉइड ध्यान रखिएगा। परिनालिका को सोलेनॉइड, और किताबों में हिंदी में लिखा होता है सेलोनॉइड। या तो सेलोनॉइड बोलेगा, या तो सोलेनॉइड बोलेगा, या तो परिनालिका बोलेगा, एक ही चीज है। ठीक है। तो पहली बात अभी परिनालिका किसे कहते हैं, तो आपके सामने लिखा हुआ है, परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडलिनी होती है जिसे विद्युत रोधी पदार्थ पर तांबे के विद्युत तार के फेरों को बहुत पास पास लपेट कर बनाया जाता है। समझाते क्या चीज है, देखिए ध्यान से। ये मान लीजिए कोई विद्युत रोधी पदार्थ है, ये मान लीजिए कोई कुचालक पदार्थ विद्युत रोधी पदार्थ है। विद्युत रोधी पदार्थ यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, है ना। विद्युत रोधी पदार्थ यानी जो विद्युत धारा का विरोध करे उसे कहते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। जैसे मेरे पास ये प्लास्टिक का मार्कर है, ये एक विद्युत रोधी पदार्थ है, यही चीज है ये एक विद्युत रोधी पदार्थ हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस विद्युत रोधी पदार्थ पर मैं तांबे का एक तार लपेटूंगा, तांबे का एक तार लपेटूंगा, और ये तार नंगी नहीं होगी। यानी आपको पता है जो तार आते हैं हमारे घर में, उस तार के ऊपर काले नीले हरे रंग की कोटिंग होती है, प्लास्टिक की कोटिंग होती है, ताकि हमें करंट ना लगे। तो ये जो कोटिंग है, जो पर चढ़ाई जाती है प्लास्टिक की बच्चों, ये विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। जैसे मेरे पास यह एक तार है, तांबे का तार है। अब तार तांबे का जो है अंदर है, ये बाहर जो काला रंग है ये प्लास्टिक की कोटिंग है। ये जो बाहर काला रंग आपको दिख रहा है ये प्लास्टिक की कोटिंग है, ताकि इसके अंदर धारा बहे तो धारा यानी करंट हम पे ना लगे। तो इसे कहते हैं विद्युत रोधी पदार्थ की कोटिंग। यहाँ पे ये लिखा है तांबे के विद्युत रोधी तार, है ना। ये जो तार है असल में ये तांबे का तार है, इसे विद्युत रोधी पदार्थ से लपेटा गया है, यानी तांबे का विद्युत रोधी तार है ये। तो चलिए इस विद्युत रोधी पदार्थ पर मैं तांबे का विद्युत रोधी तार लपेटने वाला हूं। चलिए लपेटते हैं। ये मैंने एक विद्युत रोधी पदार्थ लिया, ये विद्युत रोधी पदार्थ है, और इस विद्युत रोधी पदार्थ में तांबे का विद्युत रोधी तार, तांबे के तार अंदर हो तो इसमें धारा बहती है, ये ऊपर से विद्युत रोधी कोटिंग की जाती है, इसे कहते हैं तांबे का विद्युत रोधी तार। और इस विद्युत रोधी तार को इस विद्युत रोधी पदार्थ में मारकर के ऊपर मैं लपेट रहा हूं, लपेट रहा हूं, लपेट रहा हूं, लपेट रहा हूं। तो देखिए कई फेरों को बहुत पास पास मैंने लपेट दिया है, कई फेरों को मैं बहुत पास पास लपेट दिया मैंने। इसे कहते हैं बच्चों परिनालिका, इसे कहते हैं परिनालिका, इसे कहते हैं परिनालिका। यही लिखा है ना यहाँ पे, परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडलिनी होती है। परिनालिका एक लंबी
लंबी बेलनाकार कुंडलिनी होती है, जिसे विद्युत रोधी पदार्थ पर ये मार्कर या ये विद्युत रोधी पदार्थ पर तांबे के विद्युत रोधी तार के, ये तांबे का तार है जिसे विद्युत रोधी पदार्थ से कोटिंग किया गया है। ये लिखा है यहाँ पे, विद्युत रोधी पदार्थ पर तांबे के विद्युत रोधी तार के कई फेरों को बहुत पास पास लपेटकर बनाया जाता है। कई फेरों को बहुत पास पास लपेटकर बनाया जाता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये चीज है, ये है, ये है। हमारे घर में मेन स्विच में ऐसे बना भी होता है, ऐसे। ठीक, तो क्या है भाई ये परिनालिका? परिनालिका क्या है? एक लंबी बेलनाकार कुंडलिनी होती है जिसे किसी विद्युत रोधी पदार्थ पर तांबे के विद्युत रोधी तार के कई फेरों को बहुत पास पास लपेट कर बनाया जाता है। तार को लपेट देते हैं, तार को लपेट देते हैं ऐसे। तो इस सेट को कहते हैं परिनालिका। और ये आपको दिख रहा है लंबी बेलनाकार कुंडली जैसी दिख रही है, इसे कहते हैं परिनालिका, इसे कहते हैं परिनालिका। ठीक है, अब इसकी कुछ खासियत है। जब भी हम परिनालिका के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो क्या सोच के करेंगे? मान लीजिए इस परिनालिका की लंबाई है L, है ना, ये जो तार लपेटी गई है, यहां से यहां तक तार लपेटी गई है, इसकी लंबाई L। इस विद्युत रोधी पदार्थ की लंबाई नहीं लेते हैं। परिनालिका इस विद्युत रोधी पदार्थ को नहीं कहते हैं। इस विद्युत रोधी पदार्थ में जो तार लपेटी गई है कई फेरों के द्वारा, इस फेरे से इस फेरे तक की लंबाई को परिनालिका कहते हैं। ठीक है, और मान लो हमने परिनालिका में कुल फेरों की संख्या कह दी है n है। परिनालिका की लंबाई L है और इसमें कुल फेरों की संख्या n है, n है। तो हमेशा परिनालिका के प्रश्न को या डेरिवेशन को सॉल्व करते वक्त एक राशि की जरूरत पड़ती है। ध्यान सुनिएगा, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या ली जाती है। प्रति एकांक लंबाई में फेर संख्या ली जाती है। भैया टोटल लंबाई L है, टोटल फेरे N है ना। तो इस केस में प्रति एकांक लंबाई में कितने फेरे, उसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रति एकांक लंबाई में कितने फेरे, स्मॉल n, जो कि होता है प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या की स्मॉल n कहते हैं। ठीक है, जब भी परिनालिका के प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो स्मॉल n का ज्यादा महत्व होता है। स्मॉल n क्या है? प्रति एकांक लंबाई में फेर संख्या है। भाई एकांक लंबाई यानी एक इकाई लंबाई में कितने फेरे, उसे कहते हैं स्मॉल n। ठीक, तो जब भी हम परिनालिका के प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका रोल ज्यादा होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, ये जो परिनालिका की त्रिज्या होती है बच्चों, परिनालिका की जो त्रिज्या होती है, परिनालिका की लंबाई की तुलना में नगण्य मानी जाती है। ये आदर्श स्थिति है। परिनालिका की जो त्रिज्या होती है, परिनालिका की जो त्रिज्या होती है, परिनालिका की त्रिज्या यानी प्रत्येक फेरे की त्रिज्या। भाई असल में क्या है, फेरे तो है ऐसे 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 कॉइल जो होता है ना, कुंडली होती है, वही तो है। ऐसे कुंडली नहीं होती है, हीटर की जो कॉइल होती है, तो प्रत्येक फेर त्रिज्या कहो वही परिनालिका की त्रिज्या है। तो परिनालिका की त्रिज्या परिनालिका की लंबाई की तुलना में बहुत कम होती है, नगण्य होती है लगभग। तो ये एक आदर्श स्थिति है, यह एक आदर्श स्थिति है। क्या? कि परिनालिका की त्रिज्या यानी स्मॉल r उसकी लंबाई की तुलना में क्या होती है? लंबाई की तुलना में नगण्य होती है, नगण्य होती है। और ऐसा आदर्श परिनालिका में माना जाता है।
ये स्थिति है आदर्श परिनालिका के लिए। ध्यान रखिएगा कि आदर्श परिनालिका की त्रिज्या, फेरों की त्रिज्या ही है परिनालिका की त्रिज्या, उसकी लंबाई परिनालिका की लंबाई की तुलना में नगण्य होती है। ये एक आदर्श स्थिति है। ठीक है, ऐसे आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी परिनालिका का केस हम पढ़ेंगे या डेरिवेशन करेंगे या प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे, प्रश्न हल करेंगे तब। ठीक है, पहली बात परिनालिका क्या चीज है? एक विद्युत रोधी पदार्थ पर तांबे के विद्युत रोधी तार के कई फेरों को पास पास लपेटकर बनाया जाता है। इस प्रकार एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है ना। विद्युत रोधी पदार्थ पर तांबे के विद्युत रोधी तार के कई फेरों को पास पास लपेटकर बनाया जाता है। इस प्रकार यह एक लंबी बेलनाकार कुंडलिनी होती है, इसे कहते हैं परिनालिका। फिर जब भी इसके प्रश्न को हल करते हैं तो हल करते समय हम लोग एकांक लंबाई के फेर संख्या को स्मॉल एन कहते हैं। एकांक लंबाई में फेर संख्या को स्मॉल एन कहते हैं ना, कि प्रति एकांक लंबाई में कितने फेरे? स्मॉल एन। टोटल फेरे एन है, टोटल लंबाई एल है, तो एकांक लंबाई में कितने फेरे? स्मॉल एन फेरे। ठीक ठीक। और आदर्श स्थिति है, एक आदर्श कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है कि जो आदर्श परिनालिका होता है उसकी त्रिज्या उसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम होती है, नगण्य होती है। ठीक ठीक। अब चलिए इस परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र में ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र कब बनता है? जब धारा प्रवाहित होती है। सही है, तो चलिए इसमें अब धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित कैसे करेंगे भैया? इस तार को मैं सेल या बैटरी से जोड़ दूं तो क्या होगा? सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। अब विभवांतर उत्पन्न होने से क्या होगा? विभवांतर उत्पन्न होने से क्या होगा? इस तार में धारा प्रवाहित होने लगेगी। कैसे? ये धारा ऐसे जाएगी धनात्मक सिरे से, ये ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, इस प्रकार प्रत्येक फेरे में धारा प्रवाहित होने लगेगी और यहां से ऐसे आ जाएगी। कैसे? जैसे ही हमने बैटरी से जोड़ा तो बैटरी क्या करती है? धारा को प्रवाहित कराने लगती है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है ना, ये जा रही पीछे की ओर गई, पीछे से ये सामने की ओर आ गई, फिर पीछे से फिर सामने की ओर, ऐसे ऐसे धारा प्रवाहित होती रहती है, ऐसे ऐसे धारा प्रवाहित होती रही हो रही। आप दिशा बदल सकते हैं, यहाँ पे ऋणात्मक यहाँ धनात्मक ला दो तो ऐसे धारा प्रवाहित होगी, ऐसे ऐसे धारा प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार परिनालिका को जब सेमी बैटरी से जोड़ते हैं तो प्रत्येक फेरे में धारा प्रवाहित होने लगती है। और धारा प्रवाहित होने से क्या होता है? परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। कैसे कैसे कैसे? हमने पढ़ा तो है भैया, एक वृत्ताकार लूप में अगर हम धारा प्रवाहित करें तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्रफल हो जाता है कितना? B बराबर म्यू नॉट I बटे 2R। याद आया? और केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बच्चों मैक्सिमम होता है, ये भी हमने पढ़ा था। प्रत्येक लूप धारावाही वृत्ताकार लूप में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम बनता है। कितना बनता है? म्यू नॉट I बटे 2R। अब ये देखिए ध्यान से, यहां पर तो ढेर सारे लूप है। फेरेन क्या? लूप, वृत्ताकार लूप। मतलब मैं कह सकता हूं भैया प्रत्येक लूप के केंद्र में इतना ही चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। भैया धारा एक समान है सबके लिए और त्रिज्या सबकी एक समान है। इस हिसाब से प्रत्येक फेरे यानी प्रत्येक लूप के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी एक समान होगा। और प्रत्येक लूप यानी प्रत्येक फेरे के केंद्र को मैं जोड़ दूं, मिला दूं तो बन गया इस परिनालिका का अक्ष। सही है? सही है। अगर मैं प्रत्येक फेरे या प्रत्येक लूप के केंद्र को मिला दूं तो बन गया परिनालिका का अक्ष। अब सोचिए, अगर एक फेरे के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो प्रत्येक फेरे के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा। इस प्रकार परिनालिका के अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा?
अरे प्रत्येक फेरे के केंद्र को मिला दो, बन गया। प्रत्येक फेरे के केंद्र को मिला दो, बन गया। तो प्रत्येक फेरे के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। प्रत्येक फेरे के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। प्रत्येक फेरे के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सदिश योग कर दीजिए, आ जाएगा परिनालिका के अक्ष पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र। सही है, एकदम सही है। ये सब नहीं करेंगे हम लोग, ये सब नहीं करेंगे। बस एक बात है कि आपसे कोई पूछेगा बताओ परिनालिका के अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता होगा। प्रत्येक फेरे के कारण बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र, प्रत्येक फेरे के कारण बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र का सदिश योग कर दो, आ गया परिनालिका के अक्ष पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र। ये अब बात आ गई चुंबकीय क्षेत्र बन तो रहा है, कितना बन रहा है और दिशा क्या है। पहले दिशा की बात कर लेते हैं, ध्यान देखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं, किसके, परिनालिका के अंदर और बाहर और परिनालिका पर भी। परिनालिका पर चुंबकीय क्षेत्र कितना बनता होगा, ध्यान देखिएगा, ध्यान देखिएगा। धारा ऐसे जा रही है तो पीछे से धारा ऐसे गई ऊपर की ओर और आगे से धारा आई नीचे की ओर, है ना। ऐसे धारा जा रही है, ऐसे 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 धारा जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऊपर की ओर देखो, ध्यान से, नीचे की ओर धारा गई और ऊपर की ओर धारा बाहर की ओर आ रही। सही है। अरे भैया ऐसे धारा गई अंदर से ऊपर की ओर, बाहर से नीचे की ओर, फिर अंदर से ऊपर की ओर, बाहर से नीचे की ओर, है ना। ऐसे से धारा जा रही है, ऐसे से धारा जा रही। तो देखो ऊपर 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 ऊपर, ये बाहर की ओर धारा आई, नीचे अंदर की ओर धारा गई। यानी मैं प्रत्येक ऊपर वाले में, ऊपर वाले में, ऊपर वाले में, ऊपर वाले में जो धारा की दिशा है, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले में परिनालिका के ऊपरी हिस्से में जो धारा की दिशा है अंदर की ओर है, जिसे मैं डॉट से दिखा रहा हूं। हाँ, हम लोग अब तक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डॉट की क्रॉस से दिखाते थे, धारा दिशा की दिखा सकते भैया अपनी सहूलियत के लिए। समझ आया। इस परिनालिका के ऊपरी हिस्से में जो धारा जा रही है बाहर की ओर निकल रही, समझ रहे हैं भैया। धारा ऐसे प्रवाहित हुई तो धारा ऐसे ऐसे जा रही, ऐसे से जा रही, ऐसे से जा रही, ऐसे से जा रही, ऐसे से ऐसे से ऐसे से। तो ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर बाहर की ओर, नीचे देखिए, नीचे अंदर की ओर जा रही है। तो ऊपर मैंने बाहर यानी डॉट से दिखाया और नीचे यानी अंदर की ओर यानी मैं क्रॉस से दिखाऊंगा। क्लियर हो पा रही बात। अंदर की ओर को हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं, बाहर को डॉट से दिखाते हैं। हाँ, हम लोग चुंबकीय क्षेत्र दिखाते हैं, धारा दिखा सकते हैं। हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर वाली धारा और नीचे वाली धारा की दिशा यहाँ पे व्यक्त कर दिया है। कैसे कि जैसे ही धारा, जैसे हम बैटरी जोड़ते हैं तो प्रत्येक फेरे में धारा बहने लगता है। कैसे बहता है धारा, ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 से जा रहा है धारा, ऐसे से जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। ऊपर से देखिए बाहर की ओर आ रहा है और नीचे से अंदर की ओर जा रहा है। ऊपर से बाहर यानी डॉट और नीचे से अंदर यानी क्रॉस, है ना। इस हिस्से और इस हिस्से में मैंने धारक दिशा को यहाँ पे बना दिया है। अब धारक दिशा में पता हो जाए तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं अब तक कि अगर कोई धारावाही चालक है तो धारा की दिशा में अंगूठा रखो और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु पर हथेली जाओ। धारा की दिशा में अंगूठा, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है हथेली जाओ अंदर की ओर, तो ऐसे क्रॉस दिखाते हैं। इस बार हमने धारा को डॉट और क्रॉस से दिखा दिया है। समझते बात को। दाहिने हाथ की लिखनी हमसे, ऊपर देखिए धारा, ऊपर देखिए धारा, ऊपर देखिए धारा बाहर की ओर आ रही, ऊपर धारा बाहर की ओर आ रही यानी अंगूठा धारा की दिशा में बाहर की ओर। और मुझे यहां पर परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से, ऊपर धारा बाहर की ओर निकल रही है, ऊपर धारा बाहर की ओर निकल रही है, तो धारा की दिशा में अंगूठा रखो और मुझे यहां पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, हथेली ले जाओ वहां पे। हथेली कहां जा रही है, ऐसे आ रही है यानी इस दिशा में जा रही है। ये है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आप यहां से देख सकते हैं, यहां पर क्रॉस यानी अंदर, धारा अंदर की ओर जा रही है, तो धारा की दिशा में अंगूठा रखो और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, मुझे अंदर यहां परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हथेली को वहां पर ले जाओ। कैसे आ रहा हथेली, इसी डायरेक्शन में जा रहा है
यानी आप यहां से लो चाहे यहां से लो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सेम रहेगी। इस प्रकार मैंने देखा ऊपर धारा बाहर की ओर आ रहा है, तो बाहर की तरफ अंगूठा निकालो, और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे आ रहा, ऐसे बन रहा, ऐसे बन रहा है। यहां पर दाहिने हाथ के तेज नियम, धारा की दिशा में अंगूठा क्रॉस यानी अंदर, और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, हथेली जाओ, हथेली जा रहा है आपका यहां। तो इस प्रकार बच्चों परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में बहता है। अगर धारा ऐसे बह रहा, धारा ऐसे बह रहा, तो क्लॉक वाइज धारा बहता है, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बन रहा है। अगर एंटी क्लॉक वाइज धारा बनती तो चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन बनता। ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, ठीक है। अब ऐसा मानते हैं, ध्यान सुनिएगा, ये मतलब मानने वाली बात है, आदर्श स्थितियां हैं, आदर्श स्थितियां हैं कि परिनालिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो बहुत कम बनता है। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो बहुत कम बनता है ना, ऐसे जा रहा है तो ऐसे जाता होगा, ऐसे। और जितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है बच्चों, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र, मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र बनता है अक्ष में या फिर अक्ष के आसपास। परिनालिका के बाहर का चुंबकीय क्षेत्र आदर्श स्थिति है, मैंने कहा आदर्श स्थिति है, आदर्श स्थिति है। परिनालिका के बाहर का चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम होता है, लगभग लगभग शून्य होता है। यानी जितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है परिनालिका के अंदर बनता है ना। यानी परिनालिका के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम होता है, पहली बात। बाहर लगभग लगभग शून्य माना भी जाता है कि आदर्श परिनालिका के केस में, आदर्श परिनालिका केस में परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र लगभग लगभग शून्य बनता है। हाँ, जितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है अंदर बनता। अब बात आई परिनालिका के पृष्ठ पर, परिनालिका के पृष्ठ पर यानी मैं कह रहा हूं तार पर ही, ये तो तार के अंदर की बात हुई ना, ये तार के अंदर यानी केंद्र की बात हुई है, या तार के सभी अंदर वाले हिस्से की बात हुई। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनता है बाहर, तार के बाहर चुंबकीय क्षेत्र लगभग लगभग शून्य। और बात करते हैं तार पर ही, पृष्ठ पर ही चुंबकीय क्षेत्र कितना बनता है, वहां भी शून्य। कैसे 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 भैया, धारा की दिशा में उठा ले जाओ, चुंबकीय क्षेत्र कैसे बन रहा है, ऐसे से बन रहा है, ऐसे से बन रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इसके आसपास ऐसे बनता होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, सही है। धारा की दिशा में उठा ले जाओ, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा, इस बिंदु पर ऐसे बनेगा, इस बिंदु पर ऐसे बनेगा, है ना। धारा की दिशा में उठा ले जाओ, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा, ऐसे, इस बिंदु पर ऐसे, इस बिंदु पर ऐसे। यहां पर मैं इस तार पर दिखा रहा हूं, इसके बगल वाले तार में देखो, इसके बगल वाले तार में देखो, धारा बाहर की ओर, अंगूठा निकालो बाहर की ओर। अब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर, यहां पे मैंने ऐसे लूप बना दिया, धारा बाहर की ओर, तो अंगूठा बाहर के रखो। इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बन रहा है। इस बिंदु पर धारा की दिशा में अंगूठा, धारा बाहर की ओर ऐसे बन रहा, ऊपर की ओर, तो ऐसे धारा बन रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र से बन रहा, धारा बाहर की ओर है, धारा बाहर की ओर है, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे घूम रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए ध्यान से, इस वाले धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बन रहा ऊपर की ओर, और इस वाले धारावाही तार का चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर बना। तो इसका ऊपर का चुंबकीय क्षेत्र इसके नीचे के चुंबकीय क्षेत्र को निरस्त कर देगा, निरस्त कर देगा, नगण्य कर देगा, खत्म कर देगा। यानी पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, बाहर भी आदर्श स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। यानी जितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है परिनालिका के अंदर ही बनता है। समझ में आया? आप लोग यहां भी निकाल सकते हैं। एक काम करो, इसको मैं दूर दूर दिखा देता हूं, थोड़ा दूर दूर। एक लूप मैंने ऐसे बना दिया और एक लूप मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। पृष्ठ की बात कर रहे हैं ना, जहां पे तार है, जहां पे तार है उस पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो ये एक तार हुआ, और देखिए यहां पे धारा अंदर की ओर, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बन रहा है, ऐसे, बढ़िया, अच्छी बात है। इस बिंदु पर देखो, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर ऐसे बन रहा है, यानी ऐसे बन रहा है। यानी चुंबकीय क्षेत्र दिशा ऐसे बन रही है, ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे। यहां देखो चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे धारा क्रॉस यानी धारा अंदर की ओर है,
और इस लूप में चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर है, यानी ये ऊपर और ये नीचे चुंबकीय क्षेत्र बराबर और विपरीत होते हैं, यानी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इस प्रकार पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग लगभग शून्य हो जाता है और बाहर भी शून्य हो जाता है, यानी टोटल चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के अंदर ही बनता है। ठीक है, इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र दिशा कैसे निकालते हैं भैया? अगर ऊपर धारा बाहर की ओर है तो बाहर की ओर दाहिनी अंगूठा रख जाओ, और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है अंदर, ऐसे ऐसे। ठीक ठीक ठीक। तो हमें एक चीज और पता चली, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है क्या क्या कि धारावाही परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो प्रबल होता है, अधिकतम बनता है। और बाहर की बात की जाए तो बाहर या पृष्ठ पर, बाहर या पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग 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 शून्य बनता है। यानी जितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है आदर्श स्थिति में अंदर ही बनता है, कुछ कुछ बाहर बनता है बट लगभग लगभग शून्य माना गया है। आदर्श स्थिति है ये। क्या है? आदर्श स्थिति है ये। और अक्ष पर अधिकतम बनता है। अक्ष यानी प्रत्येक फेरे का केंद्र, चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम, तो प्रत्येक केंद्र को मिला दिया, बन गया अक्ष। चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है अक्ष पर। लेकिन लेकिन आदर्श केस क्या है भैया? आदर्श केस क्या है कि परिनालिका की त्रिज्या लंबाई की तुलना में नगण्य होती है। तो त्रिज्या जब नगण्य है, त्रिज्या जब नगण्य होती है बच्चों, त्रिज्या जब नगण्य होती है तो ऐसा माना जाता है आदर्श केस में कि प्रत्येक ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वह अक्ष के समांतर हो जाती हैं। समांतर रेखाएं तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। समांतर रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। मतलब परिनालिका के अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग लगभग एक समान होता है। ये आदर्श स्थिति है। अगला पॉइंट आ गया आदर्श का, क्या कि परिनालिका, धारावाही परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है एक समान बनता है। और परिनालिका का इस्तेमाल भी इसलिए किया जाता है, इसलिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए। ध्यान रखिएगा कि धारावाही परिनालिका का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए। हाँ, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम होता है, अब प्रत्येक बिंदु पर लगभग लगभग एक समान होता है। क्यों? आदर्श स्थिति है, त्रिज्या नगण्य होगी लंबाई की तुलना में, तो त्रिज्या नगण्य यानी बहुत पास पास। ये जो लूप बन रहा है वो छोटा बन रहा है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है समांतर बन रही है। समांतर रेखा यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र अंदर बन रहा है। बाहर और पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग लगभग शून्य। तो आदर्श परिनालिका या धारावाही परिनालिका का इस्तेमाल भी इसीलिए किया जाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए। अरे खासियत होती है धारावाही परिनालिका में कि अगर आप धारावाही परिनालिका को ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे ऐसे, तो इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव में ठहरता है और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव में ठहरता है। यानी ये तो चुंबक का गुण हुआ। चुंबक को अगर हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव में, दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव में ठहरता है। वो तो परिनालिका में ऐसा होता है। यानी बच्चों परिनालिका जो है, धारावाही परिनालिका जो है, एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, जो धारावाही परिनालिका है, धारावाही परिनालिका है एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करता है।
ठीक है। अगर आप परिनालिका को ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीली लटका दें तो इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव में और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव में ठहरता है। ये गुरुत्व चुंबक का होता है, यानी धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की भांति, एक चुंबक की भांति ही व्यवहार करता है। चुंबकीय क्षेत्र भी बन रहा है, लटका दोगे तो एक सिरा उत्तरी में दूसरा सिरा दक्षिणी में ठहरेगा, यह भी चुंबक का ही गुण है। यानी असल में धारावाही परिनालिका क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब क्या है? धारावाही परिनालिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर लगभग लगभग चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। तो यानी अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान और प्रबल अधिकतम होता है, और बाहर और पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग लगभग शून्य होता है। ये पूरी कंडीशन है धारावाही परिनालिका या आदर्श परिनालिका है। नोट कर लीजिए। अब डेरिवेशन करते हैं। हमने अभी दिशा निकाली है, अब निकालेंगे परिमाण कितना है। अब बस थोड़ा सा और रह गया है कि परिमाण कितना होता है धारावाही परिनालिका का। फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। आप चाहे तो परिणाम को ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ये है ना, ऐसे बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए अब एम्पियर के परिपथीय नियम से हम लोग लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने वाले हैं। अब डेरिवेशन आ गया। परिनालिका समझ आ गया क्या चीज है? परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडलिनी होती है जिसे किसी विद्युत रोधी पदार्थ पर तांबे के विद्युत रोधी तार द्वारा कई फेरों को पास पास लपेट कर बनाया जाता है। ठीक है। फिर खासियत क्या है? खासियत क्या है? खासियत क्या है कि आदर्श परिनालिका की त्रिज्या लंबाई की तुलना में बहुत कम होती है, और जैसे ही परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र होता है परिनालिका के अंदर अधिकतम होता है, बाहर न्यूनतम लगभग लगभग शून्य होता है, अपृष्ठ में भी लगभग लगभग शून्य होता है। यानी जितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है जितना मैक्सिमम अंदर ही बनता है और लगभग लगभग एक समान बनता है। और परिनालिका का इस्तेमाल भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। और जैसे परिनालिका को फ्रीली यानी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव में दूसरा दक्षिणी ध्रुव में ठहरता है, यानी यह एक चुंबक की भांति, क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक। और इसके एकांक लंबाई में फेर संख्या को स्मॉल एन रिप्रेजेंट करते हैं, लेते हैं हमेशा डेरिवेशन में या प्रश्न हल करने में। तो चलिए अभी यहाँ पे जो हमने दिखाया था वैसे दिखाएंगे। और वहीं से परिनालिका के कारण इसके अंदर बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, है ना। ऊपर को मैं धारक में दिखा रहा हूं। धारक दिशा है जो ऊपर से बाहर की ओर निकल रही है, अभी हमने यहाँ पे दिखाया भी था। और नीचे धारा जो है अंदर की ओर जा रही है। तो अंदर यानी क्रॉस, बाहर यानी डॉट। ठीक है। धारा ऐसे से जा रही थी, ऐसे से धारा जा रही थी। तो ऊपर देखो, ऊपर बाहर की ओर जा रही है और नीचे अंदर की ओर जा रही है। तो ये हमने धारा की दिशा को दिखाया है। फिर हमने कहा भैया धारा की दिशा में अंगूठा रखो और जहां हथेली जाएगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। हमको अंदर चाहिए, बात तो है ही नहीं। आदर्श स्थिति में बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, तो अंदर देखो बस केवल इस बिंदु पर देखो, इस बिंदु पर। तो धारा बाहर की ओर, तो धारा की दिशा में अंगूठा, और चुंबकीय क्षेत्र जहां चाहिए वहां पे हथेली जाओ, हथेली इस ओर जा रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा। और अभी हमने कहा है कि इसकी त्रिज्या बहुत कम होती है लंबाई की तुलना में। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती हैं वह अक्ष के समांतर बनती है, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के अंदर प्राप्त होता है।
तो ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और मुझे इस बिंदु पर मान लो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। परिणाम के अंदर की बात है ये, और एम्पियर का नियम लगाना है। क्या करें, अगर मुझे एम्पियर का नियम लगाना है, एम्पियर के परिपथीय नियम को लगाना है, उसी का अनुप्रयोग है। एम्पियर के परिपथीय नियम से लंबी धारावाही परिनालिका के अंदर या अक्ष में या किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष का हो या किसी बिंदु पर का हो, सब पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। ठीक है, तो अगर मुझे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो मुझे एम्पियर लूप की कल्पना करनी पड़ेगी। याद आया कि कोई धारावाही चालक है और बिंदु P पर आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं एम्पियर के नियम से, तो इस बिंदु से तार की दूरी को त्रिज्या मानता हुआ, इस बिंदु को काटता हुआ आपको एक लूप यानी एम्पियर लूप बनाना होगा। इसी प्रकार से इस बिंदु P को टच करता हुआ आपको एक एम्पियर लूप की कल्पना करनी पड़ेगी जिसमें धारा अंदर आ जाए, धारावाही तार को घेरता हुआ एक एम्पियर लूप बनाना पड़ेगा। चलो कल्पना कर लेते हैं। भैया इस बिंदु से जितनी दूरी में यहां गया उतनी दूरी में यहां गया। ठीक इसी प्रकार मैं क्या करता हूं, इस धारावाही तार के अंदर जितनी दूरी पर हूं उतना ही बाहर दूरी पर गया, ये हो गया बच्चों एम्पियर लूप। ठीक है, इस बिंदु से जितनी दूरी पर यहां मैं गया उतनी दूरी पर यहां गया। इस धारावाही तार से जितनी दूरी पर बिंदु है उतनी दूरी पर बाहर ही मैंने एक बिंदु को मिलाता हुआ एक वृत्त या आयत कह सकते हो आप, जो भी कह दो। अगर भुजाएं बराबर है तो वर्ग सॉरी वृत्त नहीं, वर्ग है, स्क्वायर है। आप इसे वर्ग भी कह सकते हैं, आयत भी कह सकते हैं। मान लिया मैंने इसकी प्रत्येक भुजा L है, मान लो ये एक वर्ग है, मान लेते हैं, है ना, बराबर लंबाई का है। ये हो गया एम्पियर लूप। अब क्या करते हैं, जैसे एम्पियर लूप मिल जाता है हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग कर सकते हैं। एम्पियर के परिपथीय नियम से एक काम करते हैं, प्रत्येक भुजा का नाम मैं दे देता हूं। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है D। ठीक है, मैंने इस लूप का नामकरण कर दिया ABCD। जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु को काटता हुआ एक एम्पियर लूप की कल्पना करनी होती है। और यहां पर मुझे जो एम्पियर लूप मिल रहा है वो लगभग आयत या कह सकते हो आप एक वर्ग जैसा है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग हम अब कर सकते हैं। कैसे है एम्पियर परिपथीय नियम? क्या है एम्पियर परिपथीय नियम? कि निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र के अंदर उपस्थित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। उस वक्र के अंदर उपस्थित कुल धारा का, इस वक्र के बाहर वाले को नहीं, इस वक्र के अंदर जितनी धारा है उसका म्यू नॉट गुना होता है। ये है एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, चलिए लगाते हैं इसको। अब ये जो पूरा वक्र है, असल में पूरा वक्र जो है, ध्यान से देखिएगा, ये जो बंद लूप है वो ABCD ये ना कराएगा। अरे ये पूरा वक्र ABCDE ये पूरा बंद वक्र कहलाएगा। और इस पूरे बंद वक्र का ही तो हम लोग रेखीय समाकलन कर रहे हैं, तभी तो पूरे डीएल जुड़ के आएंगे, पूरा बंद वक्र मेरे को मिल जाएगा। पूरे डीएल जुड़ेगा तभी तो पूरा बंद वक्र मिलेगा। और बंद वक्र के अंदर उपस्थित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो कुल धारा इस पूरे वक्र के अंदर का कहलाता है। ठीक ठीक ठीक। अब एक काम करते हैं यार, ये जो लूप है ना इसको मैं 1 B से C 2 C से D 3 और D से 4 यानी 4 अलग अलग हिस्सों में बांट देता हूं, आसान हो जाएगा मेरे कैलकुलेशन। यहाँ पे देखिएगा,
ये जो पूरा बंद वक्र है, ये जो पूरा बंद वक्र है, अब इसको गोला मत बनाइए क्योंकि मैं इसको तोड़ने वाला हूं। ये जो बंद वक्र है इसको मैं पहले ए से बी तक के वक्र को देखूंगा, ए से बी, ए से बी, तो यहां मैं ए लिख सकता हूं, यहां मैं बी लिख सकता हूं। ये जो मैं समाकलन करने वाला हूं इसको 4 अलग अलग हिस्सों में तोड़ देता हूं और जोड़ दूंगा तो वही कहलाएगा टोटल बंद वक्र। तो पहला वक्र मैंने कह दिया ए से बी तक का, वक्र का एक हिस्सा ए से बी तक का, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, सही है। दूसरा दूसरा वक्र का, इस पूरे वक्र का दूसरा हिस्सा हो जाएगा बी से, पहला हिस्सा ए से बी, दूसरा हिस्सा बी से सी, बी से सी तक चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर देते हैं तो हमें यहां इस पूरे भुजा का चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। प्लस 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 तीसरा तीसरा वक्र का तीसरा हिस्सा क्या है, सी से डी, सी से डी तक का मैं रेखीय समाकलन कर देता हूं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। और चौथा हिस्सा क्या है वक्र का, डी से ए, है ना, डी से ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू कुल धारा, कुल धारा। ठीक है, हमने क्या किया भैया, क्या यहाँ पे जो रेखीय समाकलन होता है उस पूरे एम्पियर लूप का होता है, मुझे पूरा एम्पियर लूप चाहिए। तो पूरा एम्पियर लूप यानी पूरा बंद वक्र ए बी सी डी ए, तो इस पूरे बंद वक्र को मैंने 4 अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया है और इन चारों अलग अलग हिस्से का रेखीय समाकलन कर दूंगा, जोड़ दूंगा, आ जाएगा टोटल वक्र का रेखीय समाकलन, है ना। अलग अलग हिस्सों में मैंने तोड़ दिया, जोड़ दिया, तो ये तो कहलाएगा टोटल। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे आगे पहले आप देखिए ए से बी तक को, ए से बी तक को वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल को क्या मैं लिख सकता हूं, बी डीएल कॉस, यहाँ पे थीटा क्या आएगा, थीटा होता है वेक्टर बी और वेक्टर डीएल के बीच कोण। पहला वाला हिस्सा मेरा ए से बी, यानी मैं ए से बी की ओर जा रहा हूं, ए से बी की ओर जा रहा हूं, तो यहां पर आप कहीं पर भी छोटा सा डीएल ले लीजिए, छोटा डीएल, इस डीएल की दिशा, इस डीएल की दिशा इसी वक्र की दिशा में होगा, ये है डीएल, है ना। ए से बी की ओर जा रहे हैं तो डीएल की दिशा भी तो ए से बी की ओर ही होगा। एक छोटा सा 5 की दिशा वहीं पे स्पर्श रेखा खींच दो जो कि ए से बी की ओर ही होगा। और चुंबकीय क्षेत्र दिशा भी देखो इसी ओर है, यानी डीएल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सेम है, यानी एंगल 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे cos थीटा का मान हो गया 0 डिग्री, पहली बात। दूसरा दूसरा आप देखिए लूप बी से सी तक में, बी से सी तक में देखिए आप, यहाँ पे बी डीएल कॉस, यहाँ पे थीटा क्या आएगा भैया, थीटा, थीटा वेक्टर बी और वेक्टर डीएल के बीच कोण, वेक्टर बी तो ये वाला फिक्स है, ये है वेक्टर बी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर ऐसे में जा रही है और डीएल मुझे चाहिए, तो डीएल आप कहीं पे ले लीजिए, एक छोटा सा अल्पांश डीएल मैंने ये ले लिया बी और सी भुजा में। तो अगर मैं लूप ऐसे जा रहा हूं, ऐसे में जा रहा हूं मैं, ए बी सी डी, तो लूप की दिशा मेरी ये है तो डीएल की दिशा मेरी ये होगी। तो देखो ऊपर की ओर डीएल की दिशा है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो चुंबकीय क्षेत्र और डीएल के बीच कोण 90 डिग्री है, यहाँ पे cos 90 आएगा। ठीक है ठीक है, आगे अब देखिए, आगे देखिए आप ध्यान से, अगला लूप, अगला लूप नहीं, इसी लूप का अगला हिस्सा या अगली भुजा सी से डी, सी से डी, सी से डी, देखिए सी से डी क्या है, बी डीएल कॉस, बी डीएल कॉस। यहां पर हमारा लूप का दिशा ऐसे ऐसे है ना, ऐसे हम ए बी सी डी ऐसे जा रहे हैं, लूप की दिशा हमारी ये। तो यहां पर अगर मैं डीएल लूंगा, डीएल लूंगा तो डीएल दिशा भी यही होगी, लूप की दिशा भी डीएल की दिशा होती है। और चुंबकीय क्षेत्र हमारा ऐसा बन रहा है, यानी लूप की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र दिशा विपरीत, यानी 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 डिग्री आ गया है। प्लस अगला अगला हिस्सा देखिए डी से ए, फिर वही चीज है बी डीएल कॉस, एंगल कितना बनेगा, डी से ए, लूप की दिशा ये है तो डीएल की दिशा भी यही होगी, डीएल ले लो यहाँ पे, डीएल की दिशा भी यही होगी। और चुंबकीय क्षेत्र दिशा ऐसी है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, डीएल ऐसे,
एंगल हो गया 90 डिग्री। यहां भी एंगल हो गया बच्चों 90 डिग्री। बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू लूप के अंदर कुल धारा, म्यू नॉट इंटू यहाँ पे कुल धारा। समझ में आया? यहाँ पे क्या आपने किया, हमें असल में एम्पीयर के परिपथी नियम में जो रेखीय समाकलन करना होता है पूरे वक्र का करना होता है ना। तो वक्र ने क्या यहाँ पे ए बी सी डी है। अब मैं इसी वक्र को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया मैंने। एक हिस्सा हो गया ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी, चौथा डी ए, बांट दिया मैंने। अब प्रत्येक हिस्सा का मैंने थोड़ा और इसको शॉर्ट कर दिया, इसको परिमाण के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया है। और एंगल क्या होता है, बी और डीएल के बीच एंगल मैंने दिखा दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, काम बन जाएगा हमारा। पहला देखिए आप यहां पे ए से बी तक, पहली बात है बी, फिर डीएल, और कॉस शून्य का मान होता है 1, तो बी डीएल गुणे 1, बी डीएल ही आएगा। सेकेंड चीज देखिए, सेकेंड चीज कॉस 90 का मान होता है 0, और 0 गुणे कुछ भी 0, ये पूरा हो गया आपका 0। कॉस 90 का मान 0 होता है। अगला कॉस 180। अब कॉस 180 बात की बात है, देखो सी से डी की ओर हम जा रहे हैं, सी से डी की ओर। ये वाली जो भुजा बच्चों देखिए परिनालिका बाहर है। अब परिनालिका के बाहर का चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, परिनालिका के बाहर का चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। अभी हमने कंडीशन दिखाया था ना पहले, जो मिटा दिए हैं। आदर्श परिनालिका के बाहर का चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, सभी चुंबकीय क्षेत्र अंदर ही बनते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र शून्य, यानी शून्य कुछ भी शून्य, तो ये भी शून्य हो गया पूरा। फिर अगली चीज में यहाँ पे कॉस 90 का मान शून्य, तो ये भी आपका शून्य हो गया, यानी लगभग लगभग यही बचा, यही बचा। अब कितना आया बराबर में, म्यू नॉट इंटू आई कुल। आई कुल क्या है, आई कुल क्या है, इस लूप के अंदर की कुल धारा है, इस लूप के अंदर की कुल धारा है, या इस वक्र के अंदर कुल धारा है। एम्पियर का नियम एम्पियर लूप के लिए है, एम्पियर लूप के अंदर की कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। अब हमें एक चीज पता है, हमें एक चीज पता है भैया, ये ए से बी तक का है, ए से बी तक का है, यानी अंदर की बात है, अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान। तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान, तो बाहर निकल गया। तो आपका समाकलन जो होगा डीएल का होगा, ए से बी तक का होगा, ए से बी तक का होगा, यानी ए से बी तक के छोटे छोटे डीएल को जोड़ दूंगा, तो ए से बी तक की भुजा यानी एल मुझे मिल जाएगा। और ए से बी तक के छोटे छोटे डीएल को जोड़ना, यानी ए से बी तक की पूरी भुजा प्राप्त कर लेना, जो कि है एल। यानी मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, यानी मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ए से बी तक का रेखीय समाकलन करेंगे तो ए से बी तक की भुजा यानी एल मुझे मिलेगा, जो कि है। आगे आगे देखिए, यहाँ पे है म्यू नॉट। अब मुझे यहाँ पे कुल धारा रखना है। कुल धारा क्या चीज है, इस ए बी सी डी लूप के अंदर की ये जो धारा है इसे कहते हैं कुल धारा। ये कुल धारा बता दीजिए, बस आ गया। परिनालिका के कारण उसके अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, परिमाण कितना होगा, दिशा तो अपन निकाल सकते हैं ना। धारा की दिशा में उठा हथेली, कैसे निकाले कैसे निकाले कैसे निकाले। तो हमने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई में कितने फेरे, एन फेरे हमने बताया था ना, हमने बताया था, मिटा दिया वहां पे। प्रति एकांक लंबाई में कितने फेरे, भैया एकांक लंबाई में कितने फेरे होते हैं, एन फेरे होते हैं, स्मॉल एन, कैपिटल एल कैपिटल एन बटे एल, है ना। एकांक लंबाई में फेरक संख्या ही कहते हैं, एकांक लंबाई में फेरुक संख्या को कहते हैं प्रति एकांक लंबाई में फेरे, स्मॉल एन। बताया था हमने कि प्रति एकांक लंबाई में कितने फेरे, एन फेरे। दो लंबाई में कितने फेरे, 2n फेरे। तीन लंबाई में कितने फेरे, 3n फेरे। तो बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ मुझे, एल लंबाई में, एल लंबाई में कितने फेरे, एन फेरे होंगे, एन। अरे प्रति एकांक लंबाई में एक फेरे, प्रति एकांक लंबाई में कितने फेरे, एन फेरे। प्रति एकांक लंबाई में कितने फेरे, एन फेरे। एकांक लंबाई में एन फेरे, तो एल लंबाई में
एनएल फेरे। ठीक है, अगली चीज, हमें धारा चाहिए। हम आपसे कह रहे हैं कि मान लो एक फेरे में कितनी धारा प्रवाहित होती है, आई। एक फेरे में कितनी धारा प्रवाहित होगी, आई। दो फेरे में कितनी धारा प्रवाहित होगी, 2i। तीन फेरे में कितनी धारा प्रवाहित होगी, 3i। और एनएल फेरे में कितनी धारा प्रवाहित होगी, एनएल आई। सही है, सही है। हमने आपसे कहा कि एकांक लंबाई में कितने फेरे, एन फेरे। तो बताओ इस पूरे एल लंबाई में कितने फेरे होंगे, एनएल फेरे। एक लंबाई में एन फेरे, दो लंबाई में 2n फेरे, तो एल लंबाई में एनएल फेरे। ये बात। अब हमने आपसे कहा कि भैया एक फेरे में बहने वाली धारा है आई, दो फेरे में 2i, तो एनएल फेरे में एनएल आई हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों इस पूरे एम्पियर लूप में जो कि एनएल फेरे हैं उसमें प्रवाहित धारा एनएल आई होता है। ध्यान रखिएगा, इस पूरे एम्पियर लूप के अंदर एनएल फेरे हैं और एनएल फेरे में बहने वाली धारा हो जाएगी एनएल आई। यहाँ पे धारा क्या आ जाएगा, एनएल आई। एल से एल मर गया, आ गया बी बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई। एल से एल मर गया, एन नहीं मरा है, एन जीवित अभी। एल से एल मर गया, बी बराबर म्यू नॉट एन आई। ये होता है परिनालिका के अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, जो कि हर जगह एक समान होता है। म्यू नॉट क्या है, वहां का माध्यम निर्वात। एन क्या है, एकांक लंबाई के फेरों की संख्या। आई क्या है, सभी फेरों पर प्रवाहित धारा आई है। ये हो गया आपका किसी परिनालिका के अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। ठीक है, बस हो गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो हुआ परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान रखिएगा, परिनालिका के किनारों पर जो होता है तीव्रता वो कम हो जाती है। परिनालिका के किनारों पर तीव्रता कम हो जाती है। कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। परिनालिका के किनारों पर एकदम एंडिंग पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता आधी हो जाती है, बाकी हर जगह एक समान रहती है। ठीक है, बस इतना ही। जय श्री राम।